जय भीम, जय संविधान। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। आज हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी, जो इस पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, और वो उन तमाम मुद्दों पर बात रखेंगे जिन पर जल्दी से कोई नेता बात करना नहीं चाहता है। वो निजीकरण, आरक्षण और आने वाले चुनाव में उनकी क्या तैयारी है, उन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। तो स्वागत है सर आपका द मूक नायक पर। थैंक यू, धन्यवाद। सर, चुनाव आने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगी उसकी क्या तैयारी है सर? उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो रहे हैं, उसकी तैयारी सब तरह से चल रही है, तो आपकी तरफ से क्या तैयारी चल अभी रही त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो जाएंगे मई के पहले सप्ताह तक। और उसकी एक अलग प्रक्रिया है, क्योंकि ये पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं होता। बीजेपी ने शुरुआत में घोषणा की थी कि प्रधानी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी को समर्थन देगी, या शायद सिंबल पर लड़ाए जाएंगे चुनाव। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अब इसमें कोई पार्टी का सिंबल नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जो एक पूरे देश में माहौल चला है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से 136 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, तो एक भावना बनी है कि बीजेपी को राजनीतिक चोट देनी जरूरी है। और ये चुनाव गांव का चुनाव है। तो हमने भी ये लाइन दी है और ये निर्णय लिया कि हर ज़िले में, जो हमारे प्रभाव के ज़िले हैं ख़ास तौर पे, वहाँ हम जिला पंचायत के चुनावों में समर्थित प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर रहे हैं। मुश्किल होता है चुनाव करना, क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा, गांव का चुनाव है। जो बड़ा गांव है उसकी भावना होती है कि हमारे गांव का कोई ज़िला पंचायत मेंबर बने। लेकिन फिर भी हमने एक प्रक्रिया बनाई, स्थानीय लेवल पे कमेटी गठित की जो स्थानीय नेताओं की थी, प्रभारी नियुक्त किए जिलों में, उनकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार अभी भी हम घोषणाएं कर रहे हैं जिलेवार। तो उम्मीद है कि गांव के लोग एक बीजेपी को कड़ा संदेश देने के लिए, कम से कम बीजेपी का जो भी समर्थन प्राप्त करके गांव में आ रहा है, वोट मांग रहा है, उनसे ये पूछेंगे कि आप किसान के पक्ष में क्यों नहीं खड़े। सर? अभी जो आप कह रहे हैं घोषणा पत्र, तो उस घोषणा पत्र में ऐसा क्या खास है कि आपको जो है जनता वोट करे? ऐसा क्या नया है? नहीं, घोषणा पत्र नहीं, ये जो सूचियां हम घोषित कर रहे हैं कि इस जिले में अगर 30 वार्ड हैं तो 30 वार्ड पे कौन वो प्रत्याशी हैं जिनका समर्थन राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। असेंबली की तैयारियां अभी दूर हैं, अभी 1 साल है। और 4 साल बीत चुके हैं योगी जी को। लखनऊ में जो सरकार चल रही है उसकी नाकामियां जनता के बीच में बैठ चुकी हैं। लोगों ने एहसास, लोगों को हुआ है कि 4 साल पहले जिस उम्मीद के साथ एक बहुमत की सरकार जनता ने बनवाई थी, विकास के किसी भी पैमाने में, सामाजिक न्याय के पैमाने पर, ये सरकार अपने वादों पर खड़ी नहीं उतरी है। तो उन बातों को हम लेके चलेंगे। जैसा कि ये पंचायत चुनाव संपन्न हो जाते हैं और ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद विधानसभा पे ही फोकस रहेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर वर्ग को एक आकर्षक एजेंडा हम तैयार करके पेश करें। यूपी को बदलना है, यूपी में तरक्की लानी है, यूपी में हर वर्ग को एहसास दिलाना है कि सरकार उनके लिए बारीकियों पर नज़र रख रही, काम कर रही है। भ्रष्टाचार से मुकाबला करना है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है। किसान की दयनीय स्थिति जो है, जो हमारे यहाँ आप देखते हैं कि मेन कैश क्रॉप गन्ने की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी ने वादा किया था कि 14 दिन में भुगतान होगा, जो नहीं हो रहा। हज़ारों करोड़ बकाया है। इन बातों को हम प्रमुखता से अपने विधानसभा के एजेंडा में जरूर शामिल करेंगे। सर, किसानों की अगर बात करें, आप किसानों के मुद्दे पर हम देख रहे हैं इस समय आप बहुत जो है खुलकर बोल रहे हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं। तो किसानों का आप साथ दे रहे हैं। इस समय किसान आंदोलन काफ़ी समय से चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जो आप इस सब तरह जो किसानों का साथ दे रहे हैं, आने वाले चुनाव में उसका आपको कोई फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा एक पार्टी को मिले न मिले, किसानों को अपनी ताकत का एहसास हो रहा है। सिर्फ एक विधानसभा या एक स्टेट का मामला नहीं है, पूरे देश में किसान उठे हैं और वे मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे हित के कानून सरकार जो बनाती है उसका भी विरोध करेंगे, और हमारे जीविका की रक्षा के लिए हम ये कानून बनवाना चाहते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत हुई है। किसानों की बहुमत इस देश में है। ये बार बार राजनेता कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी देश की अर्थव्यवस्था की किसान है, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो, लेकिन आप जानते हैं कि अभी भी 70% देश की आबादी का मुख्य काम खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ है। तो इस सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और पहली बार शायद आज़ादी के बाद
इतना संयमित एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना है, एक माहौल बना है पक्ष में। बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है, जो शहरों में भी जो लोग रहते हैं, जो यूथ है, वो भी सरकार के अहंकार को देखकर या सरकार के इस आंदोलन को कुचलने के रवैये को देखकर सरकार से निराश है। वो किसानों के साथ है। सोशल मीडिया पे पहली बार किसान तय करते हैं कि अब हमें ट्रैक्टर का ट्रेंड चलाना है, तो वो ट्रेंड होता है। वो तय करते हैं कि फार्मर्स लाइव्स मैटर हमें ट्रेंड करना है हैशटैग, तो वो ट्रेंड हो रहा है। तो जो यूथ है, जो एस्पिरेशनल यूथ है, जो गांव में पला बड़ा है, शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने एमबीए भी कर रखी है, इंजीनियरिंग भी कर रखी है, रोजगार मिला ना मिला, उनकी जड़ें अभी भी गांव में हैं और खेत खलियान की तरक्की वे भी चाहते हैं। आज वे लोग समझ गए हैं कि हमारी पॉलिटिकल पहचान, हमारी समाज में हमारा अस्तित्व क्या है। तो ये अच्छे संकेत हैं। ऑब्वियसली लोकदल को फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि हम जिस बेबाकी और ईमानदारी से किसान का पक्ष रख सकते हैं, दूसरी पार्टियां नहीं रख सकती। क्योंकि वे पॉलिटिकली आप देखते हैं कि जो संगठन है वो देखते हैं कि हमारा हित और हित कहाँ होगा, हमें वोट कहाँ से बटोरने हैं, वोट कहाँ से हमें मिलेगा। तो किसान का अगर वोट बैंक बनता है तो खुले तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जो किसान के पक्ष में लगातार जिन्होंने काम किया है या जिसके मुख्य बिंदु ही किसान है जिस पार्टी के, उन पार्टियों को फायदा मिलेगा। आपने बात की सोशल मीडिया की, लेकिन देखा जाता है कि जो आरएलडी है सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं है, जबकि दूसरी पार्टी जो है सोशल मीडिया से ही कई सारे खेल कर देती है। तो इसका क्या कारण है? सोशल मीडिया बड़ा डेमोक्रेटिक मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चीज़ें नहीं चलती हैं। अब आप भी देखिए, आप भी स्टार हो और फ़ोन के कैमरा से आप कैप्चर कर रही हो, इश्यूज़ को उठा रही हो और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ उभर के आई है। मैं कहूँगा कि कुछ हद तक इसका दुरुपयोग बीजेपी ने किया। उन्होंने इस एक जो पॉलिटिक्स में एक कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है या बड़े लेवल पे बड़े स्केल का प्रयोग करके, धन बल का प्रयोग करके एक तंत्र जिस तरह से उन्होंने तैयार किया, ये एक नया प्रयोग हुआ और पिछले एक दशक में सब कुछ चेंज हुआ है। सोशल मीडिया के पहले कहाँ लोगों को मौका मिलता था किसी चीज़ पे सवाल करें? जनप्रतिनिधि के अकाउंट पे जाना, उनसे सीधा सवाल करना और उनसे जवाब मांगना, ये पहले संभव ही नहीं था। तो इसलिए एक नई चीज़ आई है और इसमें शायद हम लोगों ने कुछ देरी की, लेकिन अब हम अपने अंदरूनी संगठन को भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं। हम उनके लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कैसे उनको अकाउंट खोलना है, कैसे मैनेज करना है, क्या बर्ताव उनका होना चाहिए, क्या व्यवहार, ऑनलाइन बिहेवियर, एक पॉजिटिव ऑनलाइन बिहेवियर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। ट्रोल करेंगे, आलोचना करेंगे, आपके अंदर वो सहन शक्ति होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पे रिएक्ट करें। क्यों आम आदमी जो सोशल मीडिया को नहीं समझता है, स्पेस को नहीं जानता है, वह एकदम जो है वो रिएक्ट करता है। क्योंकि राह चलते या कोई आ जाए आपको गाली देना शुरू करे, आप क्या करोगे? आप जवाब दोगे। लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है, कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन आपके अकाउंट पे आके आपको ट्रोल कर सकता है। तो धीमे धीमे हम ये ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसान आंदोलन ट्रेंड कर सकता है तो निश्चित तौर पे लोकदल के कैडर भी वो सक्षम है। जो गांव में रहने वाले हमारे नौजवान हैं, वर्कर्स हैं, दे आर ऑल्सो केपेबल, वो अपनी बात रख रहे हैं सोशल मीडिया। जी, अब सोशल मीडिया पे सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इस समय जो मौजूदा सरकार है उस पर बहुत फेमस है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हम देखते हैं कि गांव का उस व्यक्ति के पास भी फ़ोन है, वो भी व्हाट्सएप चला रहा है, जिसको और दूसरे मुद्दों की पता नहीं है और वो उसी को हकीकत मान रहा है। तो इसका आरएलडी के पास क्या तोड़ है? जो झूठ फैलाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, उसका क्या तोड़ है कि हम लोग सच्चाई पे बात करें, फैक्ट पे बात करें और लोगों तक वो सच्चाई पहुंचाएं? नहीं, मैं इसका तोड़ हो मेरे पास, मैं वो झूठा दावा नहीं कर रहा, वो भी फिर फेक न्यूज़ हो जाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि लोगों को खुद स्वतः जागरूक भी होना पड़ेगा। एक साइकिल है। शुरुआत में लोग सोचते थे कि सब कुछ सही है, असलियत है। पहले टीवी में भी लोग जो न्यूज़ देखते थे सोचते थे कि ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अब लोगों को पता लग रहा है फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है। इस ओपिनियन के पीछे, इस विचार के पीछे भी एक बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ी ताकतें जुड़ी हुई हैं। तो सोशल मीडिया पे भी धीमे धीमे लोग सोच रहे हैं कि भैया इतनी जल्दी कमेंट करना, सारी मीडिया वेबसाइट्स के नीचे कमेंट एक ही तरह के हों, या बिना फोटो लगाए इस तरह के अकाउंट जो बन जाते हैं रातों रात में हज़ारों की तादाद में, लाइक, फॉलो, शेयर, आम आदमी के बस की नहीं है। तो इसके पीछे भी एक तंत्र है, इसमें भी पैसा लग रहा है, इसमें भी पेड लोग हैं जो इसी काम में दिन रात लगा कर जुटे हुए हैं।
ये भी लोगों को अब धीमे धीमे समझ में आने लगा है। तो धीमे धीमे फेक न्यूज़ को वीड आउट करने के लिए भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल्ट न्यूज़ इज देयर, दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो बताते हैं और बहुत लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा आरएलडी को कई बार कहा जाता है कि जाटों की पार्टी है, तो इसमें क्या सच्चाई है? मुझे तो बेहद बुरा लगता है जब कोई इस बात को कहता है। ये इस बड़े मंच को डिमीन करने की कोशिश है। आज से नहीं, पहले से भी चौधरी चरण सिंह जी भी जाटों के नेता थे उनकी नज़र में। वह जो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था पे, अर्थशास्त्र पे किताबें लिखी हैं जो रिकग्नाइज होती हैं, आज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। पीएचडी स्कॉलर्स उनको रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन उनको भी लोग कहते थे अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं, चौधरी साहब ने इंग्लिश में किताबें लिखी हुई हैं। यानी जो एक बायस होता है ना कि गांव का आदमी तो वो गांव की देहाती भाषा ही बोल पाएगा, खेती से जुड़ा हुआ आदमी जीन्स पहन लेगा, अच्छा जूते पहन लेगा, वो फटी हुई चप्पल पहन के या धोती पहन के नहीं रहेगा। तो ये धारणाएं हैं, धीमे धीमे बदलेंगी। और लोकदल के संबंध में भी जो लोग नहीं चाहते कि किसान संगठित हो या हमें राजनीतिक पहचान हम लोग उनकी बना पाए, वो हमें बांटेंगे। किसान आंदोलन को भी जाटों का जो है आंदोलन कहा जा रहा था, तो जी, जी पहले तो सरदारों का बनाया जी कि ये सिख हैं, फिर कहा ये अलगाईवादी हैं, जी इन्हें तो पता नहीं कनाडा से फंडिंग हो रही है, फिर कहा कि देखो चाइना की जो इंडस्ट्री इंडिया आना चाहती है, उन्हें बहकाने के लिए जो है चाइनीज पैसे के माध्यम से ये आंदोलन रचा गया। यही प्रॉब्लम है कि लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं। जो आदमी समाज में रहता है, समाज में एक्टिव रहता है, उसे पता है मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, मेरे लोगों में क्या हो रहा है, मेरे समाज में क्या बात चल रही है। अब लोग डिसेंसिटाइज, उन पर इतना समय नहीं है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फैसेट है, सोशल मीडिया का भी एक फैसेट है कि जब रोज़ आप देखते हो कि 10 लोगों का रेप हो गया, हत्या हो गई, लूटपाट हो गई, आप कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, इतने लोग मर गए, धीमे धीमे आप उस खबर पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जो असली चीज़ है ये है कि बहुत से लोग, उन्हें पता ही नहीं कि क्या असलियत है और उनके लिए एक अलग ही दुनिया चलती है, वो उसी दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल। अभी आपने कोरोना की बात की और पिछले साल से हम देख रहे हैं जो एक हमारा देश है बल्कि दुनिया ही एक महामारी से जूझ रही है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं जब जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना का भय खत्म हो जाता है। फिलहाल हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, इससे पहले बिहार में भी हो चुका है। तो जब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के समय जो है वो सरकार जब वहाँ पे रैली करती है या वोट उनको चाहिए तो वो इस बीमारी को दरकिनार कर देती है? देखिए अब फिर प्रशासनिक तंत्र तैयार है लॉकडाउन करने को। किसी भी फैसले का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं दिखता है, सोची समझी कोई रणनीति नहीं दिखती। हम रिएक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रिएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं लोगों को, वेल थॉट आउट या कोऑर्डिनेटेड कोई पॉलिसी ही नहीं है। और आप देखते हैं कि पिछले एक साल में असंगठित क्षेत्र पर क्या कहर पड़ा है। जो मजदूरी आदमी करता है, जो जो रोज़ जो है उठ के निकलता था, मजदूरी करके पालन करता था, उसके ऊपर क्या बीती है। शेयर मार्केट चढ़ा जा रहा है। तो जो 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 अभाव है समाज में, या जो अमीर और गरीब के बीच में फासला है, वह पिछले एक साल में और ज़्यादा गंभीर हुआ है। भूखमरी बढ़ी है और दूसरी बीमारियों का प्रभाव पड़ा है, एंड गवर्नमेंट इज नॉट इवन थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस। अब फिर हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, तो जीविका पे क्या इस बीमारी का, इस महामारी का प्रभाव पड़ा है, ये एक बहुत बड़े अध्ययन का और विचार का विषय है। साथ ही आप ठीक कह रही हो कि जहाँ चुनाव होता है वहाँ भीड़ बनती है, क्योंकि इसलिए भी है कि लोग इस बीमारी को अब गंभीरता से ले ही नहीं। मैं राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, समाज में मुझे आना जाना अपना रखना पड़ता है। मैं रोज़ गांव में जब जाता हूँ देखता हूँ तो गांव में तो कोई मास्क नहीं पहन रहा, और बल्कि अगर मैं मास्क पहन के चला जाऊँगा तो मुझे टोक के वो उल्टा कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्यों पहन रहे हो, बिल्कुल। तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी होगी। तो इस निगाह से लोग आपको देखते हैं। इस सोच को बदलना तब संभव होता अगर ऊपर से ही वह चीज़ें निकल के आती। मोदी जी खुद मास्क नहीं लगाए, खुद भाषण देने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है मास्क है जरूरी। जरूरी, तो कहाँ बात बनेगी। जी। तो विश्वास भी जीतना पड़ेगा। साइंटिफिक कम्युनिटी को आपको आगे रखना चाहिए था, इसमें इसमें आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी आप देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है, वैक्सीन शॉर्टेजेस हैं। हम अभी भी मेक इन इंडिया, भारत बायोटेक को आपने हाँ कह दिया जब थर्ड फेज ट्रायल जिनका पूरा नहीं हुआ था, और फाइजर जैसी ग्लोबल कंपनियां यहाँ लाना चाहती थी अपने वैक्सीन को, आपने उनको अनुमति नहीं दी। तो हर चीज़ में अपने फ़ायदे को देखने वाले लोग अगर
फैसले लेंगे तो जनता कहाँ तक मानेगी उन बातों। हमारे देश में हमेशा स्वास्थ्य और शिक्षा पे सवाल उठते रहे हैं कि और बेहतर की जाए, लेकिन मौजूदा समय में अगर हम देखें तो वो और पीछे हटती जा रही है। तो क्या आरएलडी के पास कुछ ऐसी योजना है जिससे और सुधरे हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा? पब्लिक यूटिलाइज करने की जरूरत है। ये जो धारणा है कि हर चीज़ में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है, प्राइवेट सेक्टर वही चीज़ सस्ते में कर सकता है, नहीं। एक दौर था, हमने भी एक्सपेरिमेंट किया, लिबरल मार्केट पॉलिसीज़ को बढ़ावा दिया, उसका भी फ़ायदा मिला है। और आप ग्लोबलाइज इकोनॉमी में अलग आइसोलेटेड नहीं रह सकते, आपको उस वैश्विक मंडी में भी अपनी अपनी जगह बनानी है। मैं उस तर्क को पहचानता हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में पढ़ाई की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पब्लिक अगर पूरी तरह विड्रॉ कर जाएगा तो क्या कंपटीशन घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा। आज सरकार का यही तर्क है कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन इन रेलम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, या वो बिजनेस में ना रहे, पब्लिक सर्विस में तो रहना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा से अहम कौन सी बड़ी पब्लिक सर्विस है, सार्वजनिक सेवा है? कोई नहीं। और जो भी ग्लोबल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो कहते हैं कि कम से कम आपको 6 to 8% जीडीपी का आपको खर्च करना पड़ेगा, और पब्लिक सेक्टर को, बजट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ देखते हैं कि हज़ारों स्कूल हैं, फर्श पे बैठे हैं बच्चे, डेस्क नहीं है उनके बच्चों को, सरकारी स्कूलों में कोई यूनिफॉर्म, किताबें समय पे नहीं मिलती हैं, टीचर्स नहीं है मोटिवेटेड। तो उस बेसिक ढांचे को तो खड़ा करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब निजीकरण हो रहा है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार हजारों स्कूल को बेचना चाहती थी, यूपी में बीजेपी की सरकार हजारों स्कूल को बंद करने जा रही है, और आपकी खून पसीने की कमाई जनता की लग रही है। टैक्स का मनी, टैक्स का पैसा पिछले कई दशकों में बर्बाद हुआ है। और अब मैं ये मानता हूँ कि स्टेट्स को एक दूसरे से एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सीखना चाहिए। ठीक है, पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दिल्ली में स्कूल व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक कोशिश की, बजट दिया, बजट में प्रावधान दिया, जो जो अगर खर्च होगा तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी भी मंशा है, यूपी में हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। पिछली बार भी हमने इस बात को कहा था कि लोकदल की अगर सत्ता में भागीदारी होगी तो हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 6 to 8% जो है स्टेट का जो बजट है, वह हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, जो अहम क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जाना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वो हमेशा जो है जोड़कर बात करते थे और पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो अभी क्या वजह है कि आरएलडी जो है पीछे होती जा रही है और उस तरह से सामने नहीं आ पा रही है? नहीं, एक नेशनल बेस प्लेटफॉर्म नहीं है अभी हमारे पास। कमज़ोर नतीजे आए हैं पिछले कुछ चुनावों में, संसद में हमारा कोई सदस्य नहीं है, एंड पॉलिटिक्स में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो चेंज। तो हम बैठ के ये नहीं सोच सकते कि बिकॉज चौधरी चरण सिंह जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, या उनका एक इतिहास में, देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, कि उनकी पॉलिटिक्स हमेशा आबाद रहेगी। चेंजेस आए हैं, उनके विचारधारा आज भी मजबूत है, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग अलग अलग पार्टियों में जरूर हो सकते हैं, दलों में, संगठनों में हो सकते हैं, लेकिन अभी भी वो मान्यताएं जिंदा हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि उस आइडियोलॉजी को हम मजबूत करें, और पॉलिटिकली आरएलडी उनकी विचारधारा को आगे लेके जाए। जो बिखराव हुए हैं, चाहे वो एग्रेरियन पॉलिटिक्स में हुए हों, चाहे कास्ट बेस्ड एक इमरजेंस के कारण पोस्ट मंडल जो एक एक विघटन हुआ उसका नतीजा हो, चाहे मंदिर पॉलिटिक्स के कारण रहा हो, अब समय आ गया कि पीछे मुड़कर हम देखकर सीख सकते हैं। तो वी आर ट्राइंग, एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत हम भी कर रहे हैं। मंदिर पॉलिटिक्स की अगर हम देखें तो बीजेपी का जब हमेशा एजेंडा रहता है कि वो हिंदू मुस्लिम पर ही उसका एजेंडा एक सेट है, तो इसके लिए आरएलडी के पास क्या तोड़ है कि ये मंदिर मस्जिद वाली जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो और रियल फैक्ट्स पे लोग आए? देखिए, मंदिर मस्जिद तो धर्म से जुड़े हुए हैं, और जो लोग इबादत करते हैं उनके लिए ये पवित्र स्थान होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी तो एक स्टॉन्च आर्य समाजी थे, वही संस्कार हमारे फैमिली में है, तो हमारी मान्यताएं कुछ अलग हैं। किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि असली मुद्दों को तो हम भूल चुके हैं। अगर जन आंदोलन इस देश में विश्वविद्यालयों को लेकर होता, और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर होता, अगर एम्स जैसे हॉस्पिटलों के लिए हम जन आंदोलन छेड़ते कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था हमारे लोगों को मिल पा रही,
कुपोषण के कारण आधी आबादी आज भी क्यों, हमारे बच्चे स्टंटेड क्यों निकल रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर अगर जन आंदोलन हो जाता तो शायद आज हम डेवलप्ड कंट्री की हैसियत रखते। तो दुनिया में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इंडिया यहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, एनआरआई इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बज जाती हैं, हमारी कम्युनिटी जहाँ भी बाहर है वह प्रॉस्पर कर रही है, लेकिन इंडिया में रह के नहीं कर पा रहे लोग। तो ये एक इशू है कि मंदिर मस्जिद का जितना धर्म का दखल होगा राजनीति में, असल मुद्दे हट जाएंगे, क्योंकि राजनीति अभी भी भावनाओं पर आधारित है और चुनाव में भावनाओं की बातों को रख कर धर्म की बात को जोड़ देना। अभी भी वेस्ट बंगाल में आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जय श्री राम, कि वो आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी जय श्री राम नहीं बोल सकती। तो दैट इज आपके तलवार की नोक तो वही है, वही धर्म का आधार है। और पिछले 7 साल में आप देखिए हमें मिला क्या है। त्योहारों के दिन, जो पवित्र दिन होते हैं, पहले त्योहार मनते थे, लोग मिठाई खिलाते थे, गले मिलते थे। मैं हिंदू हूँ तो मैं क्रिश्चियन हॉलीडे को भी मनाऊंगा, और मुसलमान हूँ तो मैं होली भी खेलूंगा, मैं गुंजिया भी खाऊंगा, मैं अपने पड़ोसियों के बीच में मेल जोल से रहूंगा, प्यार से रहूंगा। अब हमने देखा है त्योहारों के दिन दंगा होता है, एक हाथ में देश का झंडा लिया, बाइक पे सवार हुए, डीजे सेट आगे लगाया। हर त्योहार का मतलब ये है कि आप सड़क पर जाएंगे और बदतमीजी करते निकलेंगे। बिहार में दंगा हुआ रामनवमी के दिन, यूपी में 26 जनवरी को दंगा हुआ। तो ये एक बड़ी अग्रेसिव ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स आ गई है। जो बेरोजगार युवा हैं, जो जिनके अंदर एक ऊर्जा है, उसको गलत दिशा में कुछ लोग ले गए। और हमने तो देखा यूपी में जो ट्रॉमा था, 2013 का जो ट्रॉमा था, हमने उसका राजनीतिक खामियाजा भुगता है। हमारे लिए बड़ा आसान रहता, हम भी तलवार लेके वहां पहुंच सकते, लेकिन उस क्षेत्र की तरक्की कैसे संभव थी? अगर अब संभव नहीं है, कोई भी एक पक्ष दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। संविधान है, कानून है, संस्थाएं हैं, और एक जिम्मेदार पॉलिटिकल संगठन का नेता की जिम्मेदारी है कि हर वर्ग को साथ लेके वो चले। चौधरी चरण सिंह जी की कोर फिलॉसफी यही थी, उनके राजनीतिक हैसियत का मुख्य आधार था। हमारे देश के लोग जो हैं भावनाओं से बहुत जुड़े हुए हैं, उनकी मतलब धर्म की भावनाओं से, और भावनाएं बहुत जल्दी ठेस उनको पहुंच जाती है। तो मौजूदा समय में हम लोग देख भी रहे हैं, और आपने भी जैसा कहा, तो क्या आरएलडी भी कई बार कभी उसकी तरफ रुख करेगी जो बीजेपी का एजेंडा चल रहा है? नहीं, कर ही नहीं सकते। पीछे इतने दिनों में हम जब जंगलों में घास की रोटियां खा रहे हैं पॉलिटिकली, तो आपको क्या लगता है कि दूसरा आसान रास्ता हम लोग नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन हमने एक आइडियोलॉजिकल डिसीजन लिया 2013 के बाद। जो मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उसके बाद हमने ये सोचा कि किसी भी कीमत पर हम उस पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते जो बंटवारे पैदा कर रहा है, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कई सारे राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं, अगर हम देखें हाल ही में, अगर प्रियंका गांधी को देखें, तो वो भी जो हैं घाट जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रही है ताकि उधर का वोट बैंक भी इस तरफ आए। मेरा ये कहना है कि फिर आप उसी श्रृंखला में जुड़ गए कि आप वोट के हिसाब से क्या धर्म बदलोगे, या मान्यता बदलोगे, या मान्यता को प्रदर्शित करोगे। ये व्यक्तिगत आस्था के विषय हैं। आप घर में मंदिर रखते हैं, घर में कौन सी आप धार्मिक ग्रंथ को फॉलो करते हैं, आप नास्तिक भी हैं या नहीं हैं, उससे पब्लिक लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है? एज ए प्राइवेट सिटीजन, एक आम नागरिक के हैसियत में आपको जाना चाहिए। मैं भी गया हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि दूसरे धर्मों से आपको, जो जो लोग उसको फॉलो करते हैं, कितना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी धर्म इस दुनिया में ये नहीं सिखाता कि आप तलवार उठा के एक दूसरे पे मारकाट करें, बदतमीजियाँ करें। तो धर्म तो सिखाता है इंसान को सोसाइटी में कैसे रहना है, समाज में उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये धर्म बनाए गए हैं, उनको उनकी रक्षा के लिए शायद ये धर्म बनाए गए हैं, एक दूसरे के लिए लड़वाने के लिए नहीं है। तो ये बिना किसी एक नेता पे कटाक्ष किए, क्योंकि उन्होंने जो ठीक समझा किया, मैं उन पे ये भी आरोप नहीं लगा सकता कि वो दिखावे के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जा रहे हैं, देखिए स्वाभाविक है, आप जा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध कोई मंदिर है या कोई धार्मिक स्थान है, तो आपकी इच्छा होती है मैं जाऊँ। लेकिन हमने बड़े एक निर्णय हम लोगों ने लिया कि इस तरह की जो राजनीति है इसको बढ़ावा नहीं देना। हमेशा ये दिखावा है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, हमेशा बात करते हैं राम राज्य बनाने की। तो वो राम राज्य कैसा होना चाहिए, या क्या होगा? वो विजन क्लियर नहीं है, बस एक टर्म है जो फेंक दिया जाता है। जी। और
लोगों तक वो अंडरस्टैंडिंग भी अभी विकसित नहीं हो पाई कि हम चाहते क्या। यूपी में देखिए कोर चीज़ें हैं। यूपी पिछड़ा प्रदेश है, बहुत क्षमताएं हैं, प्राकृतिक संसाधन भी हैं और लोगों में कोई कमियां नहीं है। बट जिस तरह का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता था, आप देखते हैं कि हम दिल्ली के समीप जो वेस्टर्न यूपी है यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन आप कंपेयर करेंगे दूसरे राज्यों से, हरियाणा से और उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश जो अब नए बने हैं, उन्होंने बहुत तीव्र गति से तरक्की की है। तो पहले तो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को हमें बेहतर करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको पता है अंबेडकर जी की, बाबा साहब की जयंती, और जिस वर्ग के लिए, मतलब सबके लिए हैं, लेकिन जो मसीहा के रूप में उनको देखते हैं, आज उनकी क्या दयनीय स्थिति है। यूपी में सबसे ज़्यादा SC/ST के खिलाफ क्राइम होता है। लगभग पूरे देश में 2019 के आंकड़े देखेंगे, 25% क्राइम देश में जितने हुए वो यूपी में अगेंस्ट SC/ST, और हर 12 मिनट में क्राइम हो रहा है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। जब तक क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं सुधारेंगे, पुलिस व्यवस्था में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, ट्रेनिंग नहीं लाएंगे, संसाधन नहीं देंगे उनको, तो मुझे नहीं लगता कोई बाहर का आदमी आके यहाँ निवेश करेगा या कारखाना लगाएगा। तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें। योगी जी कहते हैं ठां ठां ठां, तो उस तरह की जो दिखावा कर रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात, वेस्ट बंगाल के चुनाव में आके योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ अगर बीजेपी आ गई एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएगा। उनसे पूछिए एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ, हाथरस में क्यों उस एक बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, रोज क्यों हो रहा है, क्या रुका है। तो रामराज तो एक दिखावा है, ना ये राम को मानते ना किसी धर्म का पालन करते। आप भी हाथरस में गए थे, आपके साथ बदसलूकी हुई, और महिलाओं पर दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में जो है क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, उसका डेटा बढ़ता जा रहा है। तो महिलाओं के लिए आपकी पार्टी क्या सोच रही है, क्या योजना है उनके लिए कि एक्चुअली समाज की सोच को भी बदलना है और नीतिगत तरीके से हमें सोचना है कि कैसे हम बैलेंस लाएंगे। अब आप खेती से के काम को ही देखेंगे, महिलाएं खेत में बहुत काम करती हैं, बट ज़मीन की मालिक नहीं है, बल्कि विडोज भी हैं जो जिनके पास और कुछ नहीं, वो खेती कर रही हैं, बट उनको वो फार्मर का दर्जा शायद सरकारी आंकड़ों में नहीं दिया जाता। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट। फिर सरकारी जॉब्स में, रिक्रूटमेंट्स में कोटा कुछ स्टेट्स में इफेक्टिवली रखा गया है और वो उसका पालन होता है, यूपी में नहीं। योगी जी ने शायद 2 साल पहले कहा था कि 33% पुलिस में हम आरक्षण देंगे महिलाओं को। महिलाओं के थाने अलग होंगे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, हर थाने में जो है वो कैमरा लगाए जाएंगे, सेंसिटाइजेशन होगा पुलिस का, क्योंकि देखिए पुलिस वो चेहरा है जो जब कोई क्राइम होता है सबसे पहले उन्हीं को पब्लिक पहुंचती है, रीच आउट करती है, तो उनका बहुत सेंसिटिव पुलिसिंग की जरूरत है। हाथरस में भी यही हुआ, ज़बरदस्ती रात में आपने जो दाह संस्कार किया, जोर ज़बरदस्ती की और पूरी कोशिश थी, विक्टिम की बजाय आप दूसरे पक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। तो इस सब के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश की ही हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी आप जिस पार्टी से जुड़ रहे हैं, सपा से, तो अभी कल ही एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें अखिलेश जी शंकराचार्य के पैरों में दिखाई दी, और वो फ़ोटो बहुत वायरल हुई, बहुत प्रतिक्रियाएं आई, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या जो बहुजन वोट हैं इस तरह की फ़ोटो देखकर वो इस तरफ जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा आरक्षण के खिलाफ बोलते आए हैं, आरक्षण के खिलाफ उनके कई बयान हैं, तो क्या बहुजन वोट बटोर पाएंगे इस तरह से? देखिए किसी भी व्यक्ति को आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते। एक मुद्दे पे उनकी पोजीशनिंग कुछ हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ उनके अंदर कमियां हैं। तो शंकराचार्य हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी तो एक शुद्ध विचार लेके गए थे उनके पास, और हर चीज़ का ये नहीं सोचा जाता कि उसका खामियाजा क्या निकलेगा या नतीजा क्या निकलेगा या लोग किस निगाह से इस चीज़ को देखेंगे। मुझे लगता है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो जिनका मुख्य आधार गांव में है या खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे जानते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी से डिप्राइव्ड सेक्शंस को क्या बेनिफिट मिले हैं। तो उस तंत्र के विरुद्ध तो हम लोग जा ही नहीं सकते। क्या शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेके अखिलेश जी रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? नहीं। आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, आरक्षण हमेशा खत्म करने की जो है कगार पे पहुंच गया है, कई जगह खत्म भी कर दिया क्योंकि निजीकरण बढ़ता जा रहा है।
तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, जो निजीकरण बढ़ रहा है? निजीकरण बढ़ रहा है, सरकारी क्षेत्र में नौकरियां नहीं है, पब्लिक कंपनीज को सरकार बेचना चाहती है, और जो नौकरियां निकलती भी हैं वो ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो गुजरात मॉडल है। ये है गुजरात मॉडल, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। गुजरात मॉडल का मायने के दो तीन मुख्य लोग होंगे, वो सारी पॉलिसी को चलाएंगे और चंद ही मिनटों में पॉलिसियाँ वो अपने हिसाब से बनवा लेंगे। यही हो रहा है, देश में कानून बन रहा है, रात को टैक्स आ रहा है, लगाया जा रहा है, बिना बिना बातचीत किए, बिना किसी से मशवरा किए कानून बन जाते हैं, और इमरजेंसी आपातकालीन में राष्ट्रपति जो साइन कर देते हैं। तो आ, यही चीज़ें अब हावी हो गई हैं, इसी के खिलाफ लड़ना है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, सुप्रीम कोर्ट्स जुडिशल जो एक जो बीच में दखल हुई है, ये भी नहीं लगता कि शायद कोर्ट्स को के अंदर भी एक बायस है। तो जुडिशल रिफॉर्म को भी हमें कहीं ना कभी ना कभी देखना पड़ेगा कि जो समाज में जिस तरह के अलग अलग वर्ग और विचार के लोग रहते हैं, अलग कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, क्या जुडिशरी में एकाकरण नहीं हो गया? क्या उसमें बैलेंस नहीं आना चाहिए? क्या उसमें उस कारण से कोई बायस नहीं आ रहा उनके फैसलों में? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कई का, बार टिप्पणियां जी, करते हैं जज सुप्रीम साहब कोर्ट ने ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कि कह रहे कब हैं, तक चलेगा आरक्षण। कब तक आरक्षण रहेगा, आरक्षण कब तक चाहिए? अब महामहिम जजों के खिलाफ तो आप बोल नहीं सकते, कोर्ट के खिलाफ बोल नहीं सकते, कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां, मुझे लगता है कि जनता के कोर्ट के न्यायिक पालिका के प्रति जो विश्वास है उसे कमजोर करता है। आने वाले समय में क्या आपकी पार्टी, सर 14 अप्रैल आने वाला है, तो आरएलडी के पास क्या कोई तैयारी है या कुछ सोच रही है उस दिन कुछ सेलिब्रेट करने के लिए? देखिए, ज़मीन पे जो लोग हमारे हैं वो वैसे भी इस तारीख को, तिथि को मानते हैं और मनाते हैं, और हमने ये निर्देश दिए हैं कि आप धूमधाम से मनाइए। साथ ही सोशल मीडिया पे जो एक ताकत है, जो इसकी बात मैं पहले भी कह रहा था कि यूथ एक असर्टिव है और अपने इश्यूज पे सोशल मीडिया का यूज़ करता है। तो हमने एक विशेष अभियान चलाया है। 14 तारीख को हम चाहते हैं कि ट्रेंड भी हो, कोशिश करेंगे सब लोग साथ मिलकर, बाबा साहब के साथ, ये हैशटैग है। और बाबा साहब की लिखी हुई किसी किताब को, जैसे आप पसंद करते हो, उनके संबंध में कोई किताब लिखी हो, उनके बारे में कोई लिखी हो, या उनके जैसे मूर्तियां हैं, या आप उनके चित्र के साथ हैं, जस्ट टू शो के आप उनका सम्मान करते हो, उस आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो वो आप फोटो और तस्वीर डालें सोशल मीडिया पे और हैशटैग डालें। संविधान रचयिता ने कहा जाता है, तो संविधान हमेशा कहा जाता है खतरे में है, खतरे में है। आप कितना लगता है खतरे में है संविधान? नहीं, जब केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के और वो कह चुके हैं कि संविधान को हमें बदलना है, तो उनकी कोर आइडियोलॉजी को समझिए कि उनकी जो 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 बात कहाँ से निकल के आ रही है, यहीं से आ रही है। वो चाहते ही हैं। और जिन लोगों ने कभी राष्ट्र निर्माण में, देश के आज़ाद होने में कुर्बानियाँ नहीं दी, वो है अब राज कर रहे हैं। तो डेंजरस तो है, और उनकी आइडियोलॉजी देश के लिए डेंजरस है। तो मुकाबला करना पड़ेगा। बाकी ये है कि संविधान हमारा जीवित संविधान है, जो मूल ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को स्थापित कर चुका, जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हमारे जन अधिकार हैं, जो जो मूल आधार हैं, उन कोई भी सरकार बहुमत, कितनी बड़ी बहुमत लेकर क्यों ना आ जाए, वे छेड़छाड़ जनता देश की बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन हाँ, समय के साथ संशोधन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, और बट उस धारा में होनी चाहिए कि आप देश के नागरिक को और बलवान करें, मजबूत करें। सपा ने अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश जी ने कहा था कि दलित दिवाली मनाएंगे 14 अप्रैल को। तो क्या बाबा साहेब को एक समुदाय के साथ जोड़ना, सिर्फ दलितों का नेता बताना, कितना सही है? नहीं, मुझे लगता है कि उनकी मंशा वो थी नहीं। और ये तारीख ऐसी है कि वो ये दिखाना चाहते थे या दर्शाना चाहते थे कि उनकी पार्टी इज्जत करती है बाबा साहब की, कितना मानती है, और जो दलित हैं उनके बीच में काम करना चाहती है। आई थिंक वो पॉलिटिकल मैसेजिंग उनकी वो थी। बट इंटरप्रेट या कहो या मिस इंटरप्रेट करो, हुआ है जो होता है राजनीति में। आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, और इसलिए हमने यही कहा कि बाबा साहब के साथ, यानी हर वर्ग उनके साथ खड़ा है। और आधुनिक भारत में भी शायद सबसे लिबरल और मॉडर्न और रेडिकल थिंकर आज तक अगर कोई पैदा हुआ है तो बाबा साहब ने। बाबा साहब ने संविधान रचयिता तो थे ही, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल थे, जिनकी तुलना किसी और से आप कर नहीं सकते। और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी पत्रकारिता को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उन्होंने जो इतनी हज़ारों, उनकी एक लाइब्रेरी थी,
जो उन्होंने इतना गहरा अध्ययन किया था विषयों पर और लिखा था, एक्सटेंसिव राइटिंग्स थी। मुझे लगता है कि जीवन में कई पीएचडी सबको करने पड़ेंगे रिसर्च करने के लिए अलग अलग उनके फैसेट्स को। तो इसलिए हमने किया है कि उनके मुद्दों से आप जुड़ें और एक वर्ग की बात ना करें। सर, अपनी पार्टी में क्या कोई दलित नेता भी लाने वाले हैं या कुछ और नाम जोड़ने वाले हैं? बिल्कुल, हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं और जो लोग वाक़ई मुद्दों को पहचानते हैं और जिनके पास एक जनाधार भी है और जो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, उनको हम कोशिश करते हैं अपने साथ जोड़ने की। और 14 तारीख को ही एक बड़ी जॉइनिंग होने जा रही है। एक यंग एक्टिविस्ट हैं और जिनका एक बहुत बड़ा समाज में दायरा है, वो लोकदल को जॉइन करेंगे। बाकी पिछले कुछ दिनों में कई बीएसपी के जिलाध्यक्ष भी शामली के, मुजफ्फरनगर के, जो हमारे प्रभाव के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य ज़िलों में जो उनके कैडर से जुड़े हुए लोग भी थे, उन्होंने भी अभी हाल में लोकदल को ज्वाइन किया है। हमारे साथ है जयंत चौधरी जी, आरएलडी के उपाध्यक्ष, और इन्होंने कई तमाम मुद्दों पर बात अपनी रखी, मुखरता से बात रखी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए द मूक नायक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।